दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे DSSS स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी पे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। अब तक हमने कुछ क्लासेस जो थी हमने थ्योरी में भी की थी, ठीक है, उसको डिटेल में भी किया था। लेकिन अब हम बीच बीच में क्या करते रहेंगे, कुछ कुछ प्रश्नों को हल करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसरों को जानते रहेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे। अब तक देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। और भी चैनल्स हैं यूट्यूब पर, तो देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको करा रहे हैं और उसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल करते हैं। क्या होता है, कभी कभी हम उन प्रश्नों से भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि और क्या करते हैं, हम एक तरीके का रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, इसमें से अगर ये ऑप्शन आएगा तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हमको पता हो कि एक्चुअली क्या उसका एज इट इज आंसर है किसी क्वेश्चन का, या एक सटीक उत्तर अगर हमें पता हो, तो क्या होगा, उससे ना तो हमारा एग्जाम में टाइम बर्बाद होगा और ना ही जल्दबाजी होगी, ना ही कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम कराने वाले हैं आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रश्न, जो कि क्या है, विशेष शिक्षा सेक्शन बी से, स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी से आपको 100 नंबर पे प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे संबंधित आज हम आपको 20 प्रश्न कराएंगे और 20 प्रश्न में क्या कराएंगे दोस्तों, एक सटीक उत्तर होगा एक शब्द का या दो शब्द का। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हमारे एग्जाम में अगर भी प्रश्न आ जाते हैं तो अगर हमको उसका प्रश्न का उत्तर पता होगा एक शब्द, तो हम उसमें क्या कर देंगे, बहुत जल्दी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी टाइम बचत, यानी कि टाइमिंग हमारा सही चलता रहेगा एग्जाम के टाइम से। ठीक, तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहाँ पर है 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न करेंगे हम, जो कि क्या है, DSSS स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि जो हमारा DSSS सेक्शन बी, यानी कि जो पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2 का जो है स्पेसिफिक इस पे जो पोस्ट है हमारा स्पेशल एजुकेटर का, उससे संबंधित आपको आज 20 प्रश्न कराएंगे हम। ठीक है, जैसे कि दोस्तों सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, सामान्य दृष्टि तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, यानी कि हमने अब तक पढ़ा है कि कितना, मतलब नॉर्मल, एबनॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, अलग अलग लेवल्स पे हमने एक्यूटी के बारे में जाना है। तीक्ष्णता का मतलब होता है दोस्तों एक्यूटी। ठीक है, कितनी होती है सामान्य तीव्रता, होती है दोस्तों हमारी 20/20। ठीक है, अब हमें ऑप्शन में अगर हमको पता हो 20/20 होती है, अगर हम ऑब्जेक्टिव में अगर देखें तो आपको दे देंगे वो 20/200 या 20 ऐसे 40 दे देंगे। ठीक है, एक और ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है, इस तरीके से दे देंगे। लेकिन अगर हम सामान्य की बात करें, नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है हमारी 20/20 होती है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अगर हम असामान्य की बात करें, जो एक दृष्टिबाधित में आता है, तो वो होता है हमारा 20/200। ठीक, तो हमारी सामान्य दृष्टि तीव्रता कितनी हो गई, 20/20 हो गई। ठीक, ऐसे प्रश्न करने से हमको क्या फायदा है दोस्तों, क्या होगा ना, अगर हमें एजिटिव किसी चीज का आंसर पता है तो उसमें क्या होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा किसी बात का। एक बार जो फिट हो गया माइंड में या सेट हो गया, वो हो जाता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन कराते हैं, पीडीएफ से मैं कराती है आपको, तो उसमें भी क्या होता है, एक तो एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा होता है, दूसरा फिर भी आप उसमें जब दोबारा करते तब भी आप उसमें कंफ्यूज हो जाते। जब तक आप उसको सेट नहीं कर दोगे तब तक वह क्वेश्चन आप भूलते रहोगे। इसीलिए क्या है दोस्तों, कम पढ़ो, सटीक पढ़ो, सही पढ़ो। ठीक, तो दूसरा प्रश्न है हमारा, ग्लूकोमा से वह स्थिति संदर्भित है जिसमें, ग्लूकोमा क्या है दोस्तों, ग्लूकोमा जो हम पढ़ रहे हैं, ग्लूकोमा एक ऐसी स्थिति है जो दृष्टिबाधित से संबंधित है, यानी कि विजुअल इम्पेक्ट से संबंधित है। दृष्टिबाधिता जो है वह, उसे हम कहते हैं सामान्य, यानी अगर हम सामान्य भाषा में बोले तो काला मोतिया, काला मोतिया, मोतियाबिंद पढ़ा है ना हमने, तो एक काला मोतियाबिंद होता है दोस्तों, उससे संबंधित है। ठीक, इसमें क्या होता है दोस्तों, आंख में जो द्रव्य दाब क्या होता है, सामान्य से ऊपर हो जाता है। आंख में द्रव्य, आंख में क्या है, द्रव्य दाब सामान्य से ऊपर हो जाता है। ठीक
ठीक है, जिससे कि व्यक्ति में काला मोतिया हो जाता है, ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा की स्थिति या काला मोतिया से क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जो आंख में द्रव्य दाब सामान्य से ऊपर कर देता है या सामान्य से ऊपर हो जाता है। इसमें आपसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका यही हो गया, इसमें और भी पूछ सकते हैं, आंख लाल हो जाती है, ठीक है, रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, केवल क्या होता है, आंख में द्रव्य दाब सामान्य से ऊपर हो जाता है ग्लूकोमा की स्थिति में, ठीक। अब कह रहे हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा हमारा है क्वेश्चन 3, शब्द सीपी किसके द्वारा दिया गया और प्रसिद्ध किया गया। सीपी शब्द का तो सभी दोस्त मतलब समझते होंगे, सेरेब्रल पालिसी, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, ठीक है। तो सेरेब्रल जो सीपी शब्द जो दिया गया है, एक शारीरिक दिव्यांगता का प्रकार है जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से प्रभावित होता है और अपनी मांसपेशियों के नियंत्रण नहीं कर पाता है या मांसपेशियों का नियंत्रण नष्ट हो जाता है और ये मस्तिष्कीय दोनों भाग की किसी असामान्यता की स्थिति है, ठीक है दोस्तों। तो सीपी शब्द किसके द्वारा दिया गया है और प्रसिद्ध किया गया है, तो दोस्तों सीपी शब्द जो है सर विलियम ऑस्लर। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रश्न और आया है और हमेशा आता है। इससे रिलेटेड दो प्रश्न हैं, सीपी से रिलेटेड, सीपी शब्द से रिलेटेड। तो दोस्तों एक तो सर विलियम ऑस्लर है, आगे भी मैं आपको एक प्रश्न और बताऊंगी दोस्तों, ठीक है। तो सीपी शब्द किसके द्वारा दिया गया और प्रसिद्ध किया गया, या क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी बन सकता है कि सीपी शब्द पहली बार किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया या दिया गया है, ठीक है, या पहली बार प्रसिद्ध किया गया और किसके द्वारा दिया गया, तो सर विलियम ऑस्लर के दिया गया, ठीक है। आप ये चीज लिखते रहे, इसीलिए मैं आपको बोलकर भी समझा सकती हूँ लेकिन लिखकर बता रही हूँ ताकि आप लोग भी नोट करते रहे इस चीज को। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सेरेब्रल किस स्थिति से संबंधित है। अब एक चीज सोचने वाली है दोस्तों, क्या होता है ना, एग्जामिनर जो होता है वो हमारा माइंड थोड़ा घुमा फिरा देता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि हमें समझ नहीं आएगा। अब उसने केवल सेरेब्रल पूछा है आपसे, ना कि सेरेब्रल पालिसी, ठीक है। अगर अभी हम बात करें तो सेरेब्रल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे सेरेब्रल तो सेरेब्रल पालिसी हमने पढ़ी रखा है भाई, इसका तो क्या हो गया, मस्तिष्क की असामान्यता हुई। लेकिन नहीं, उसने पूछा है सेरेब्रल किस स्थिति से संबंधित है, तो सेरेब्रल मस्तिष्क के दोनों भाग से संबंधित है। आपको इसमें केवल इतना ही लिखना है, सेरेब्रल क्या है, मस्तिष्क के दोनों भाग से संबंधित है, ठीक है, इतना ही लिखना है। इसमें हमने मस्तिष्क की कोई भी असामान्यता नहीं लिखनी क्योंकि असामान्यता जो शब्द है वह सेरेब्रल पालिसी में किया गया है, ना कि सेरेब्रल में। यानी कि पालिसी का अर्थ है कि मस्तिष्क के किसी भी भाग की असामान्यता, लेकिन सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग, ठीक है। तो इसका आंसर इतना ही होगा। इसके द्वारा अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आप इससे रिलेटेड, तो उसमें दिया होगा मस्तिष्क के कोई एक भाग या मस्तिष्क की कोई असामान्यता या मस्तिष्क में चोट, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन इतना पूछा है सेरेब्रल किस स्थिति से संबंधित है, तो सेरेब्रल मस्तिष्क के दोनों भाग से संबंधित है, ठीक। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 5वां, वह व्यक्ति जिसने सीपी को चिकित्सीय स्थिति के बारे में अलग किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने देखा था कि शब्द सीपी किसके द्वारा दिया गया या प्रसिद्ध किया गया। अब इसमें प्रश्न है कि वह व्यक्ति जिसने सीपी शब्द को चिकित्सीय स्थिति के बारे में अलग किया। अब देखिए दोस्तों, जिन्होंने किया है वह क्या है, दोनों के नाम सेम है लेकिन क्या है, सर नहीं चेंज है। जैसे कि वो है हमारे सर विलियम ऑस्लर और ये है डॉक्टर विलियम जॉन लिटिल, ठीक है। दोनों को हमने नोट कर लेना है और ध्यान देना है।
उसमें पूछा है उन्होंने शब्द सीपी किसके द्वारा दिया गया है और प्रसिद्ध किया गया है, तो सर विलियम ऑस्लर के द्वारा। और इसमें पूछा है वह व्यक्ति जिसने सीपी शब्द को चिकित्सीय स्थिति के बारे में अलग किया है, चिकित्सीय कंडीशन हमने पढ़ी है ना सीपी की, तो उसके बारे में अलग किया है, तो किसने किया? डॉक्टर विलियम जॉन लिटिल ने किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 है, नेत्र की कोशिकाएं जो निम्न स्तर की दीप्तियों को प्रतिक्रिया देती हैं क्या कहलाती हैं? ये प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहे हैं नेत्र की कोशिकाओं को जो निम्न स्तर की दीप्तियों को प्रतिक्रिया देती है क्या कहलाती है? यानी कि कोई भी मैसेज भेजती है हमारी कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क में, और किस व्यक्ति की बात हो रही है? दृष्टिबाधित व्यक्ति की बात हो रही है कि किस प्रकार से वह जब चल रहा है और कौन सी ऐसी चीज है जो क्या है उसकी मस्तिष्क की कोशिकाओं को या नर्वस सिस्टम को उससे माइंड में पहुंचा रही है कि लो लेवल है या ऊंचा है, ढाल है, किस तरीके से वह मतलब उस प्रतिक्रिया को जानता है, तो वह प्रतिक्रिया किसके द्वारा होती है या क्या कहलाती है? नेत्र की कोशिकाएं जो निम्न स्तर की दीप्तियों को प्रतिक्रिया देती है क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ऐसा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये है एक छड़ जिसे हम रॉड्स बोलते हैं। ठीक है, आपने दृष्टिबाधित व्यक्ति के पास एक रॉड देखी होगी, एक छड़ देखी होगी, व्हाइट कलर की होती है जो उनकी रिस्ट पे बंधी होती है, और उससे क्या होता है, एक सिस्टम वाइज नस जो होती है वह उनके कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में एक प्रतिक्रिया या मैसेज पहुंचाती है, जिससे उनको पता चलता है कि कब सड़क पर ढाल है, कब ऊंचा है, कब नीचा है, कब सड़क नीचे की ओर जा रही है या मुड़ती हुई जा रही है या किस तरीके का रोड है, तो वह क्या कहलाती है? रॉड्स या छड़ कहलाती है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ऐसा रोग जिसमें ऑटिज्म के लक्षण दिखते हैं पर वह ऑटिज्म नहीं बीमारी है। हमने ऑटिज्म के लक्षण पढ़े हैं, ठीक है, ऑटिज्म के बारे में सभी दोस्त जानते होंगे, लेकिन इससे संबंधित एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति या बच्चे में लक्षण बिल्कुल ऑटिज्म जैसे लगते हैं, लेकिन ऑटिज्म एक स्थिति है, बीमारी नहीं है। ठीक है, ऑटिज्म एक कंडीशन है, सभी जानते हैं। तो दोस्तों, बीमारी है लेकिन उसके सिम्टम्स वैसे ही हैं। ठीक है, लेकिन क्या कॉजेज अलग होंगे उसके, ठीक है, लेकिन लक्षण उसके वैसे ही दिखते हैं। तो कौन सी बीमारी है जो ऑटिज्म नहीं है, लेकिन अगर आप व्यक्ति की उसकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देखेंगे, आप उसके लक्षण देखेंगे, आपको ऑटिज्म जैसे लगेंगे, तो वह रोग है दोस्तों या बीमारी है, क्या है? डिमेंशिया। डिमेंशिया बोलते हैं इस बीमारी को। ठीक है, इस बीमारी में बच्चा क्या हो जाता है, लेकिन इसकी जो एक कंडीशन है डिप्रेशन के कारण होता है, जिसमें बच्चा जो है अनोखा व्यवहार, असामाजिक व्यवहार, अभिवृद्ध व्यवहार, अति चंचलता, अति सक्रियता हमें उसकी क्रियाओं में या लक्षणों में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? वह एक बीमारी डिमेंशिया है। ठीक है, तो ऑटिज्म में भी ऐसा लक्षण देखते हैं, लेकिन यह बीमारी नहीं है, यह एक कंडीशन है और ये एक बीमारी है। अगर पूछा भी जाए ऑटिज्म और डिमेंशिया में क्या एक अंतर है, डिफरेंसेस पूछ ले, तो क्या ऑटिज्म एक स्थिति है, एक कंडीशन है, डिमेंशिया एक बीमारी है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है हमारा, इकोलेलिया शब्द से संदर्भित है। इकोलेलिया क्या है दोस्तों? जैसे कि अगर हम लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात करें दोस्तों, हमारे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो किन बच्चों में ज्यादातर अगर हम देखें तो मानसिक यानी कि जो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं या जिनको लैंग्वेज डिसऑर्डर भाषा विकार होता है, उनमें ऐसे हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं। कभी कभी हम ऑटिस्टिक बच्चों में भी ये कंडीशन देखते हैं जिसे कहते हैं इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब है दोस्तों कि किसी भी शब्द को सुनकर बार बार दोहराते रहना, उस स्थिति को इकोलेलिया कहते हैं। तो इसमें इकोलेलिया शब्द से संदर्भित है। इसमें आपको ऑप्शन बहुत सारे दिए होंगे कि इकोलेलिया गाना गाते रहना, लगातार बोलते रहना या चुप रहना, ठीक है, या अलग अलग स्वरों में आवाज निकालना, लेकिन नहीं, इकोलेलिया संदर्भित करता है दूसरों के शब्द सुनकर बार बार दोहराते रहना। ठीक है, इकोलेलिया जैसी कंडीशन है। ठीक है, इस स्थिति को जब बच्चा कोई दूसरे व्यक्ति का शब्द सुन लेता है और उसी शब्द को बार बार दोहराता रहता है, वह स्थिति इकोलेलिया शब्द को संदर्भित करती है। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है हमारा, श्रवण बाधित व्यक्ति से संप्रेक्षण कैसे करना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और ये 18 में
2019 में जो हमारा अभी एग्जाम हुआ था, अब से पहले 19 में हुआ है शायद से या 18 में, तो दोस्तों तब ये प्रश्न आया है कि श्रवण बाधित व्यक्ति से संप्रेक्षण कैसा करना चाहिए। अब श्रवण बाधित है, ठीक है, यानी कि ना तो सुन सकता है ना ही बोल सकता है, तब हम क्या करेंगे, उसे समझने के लिए या उसकी भाषा या उसकी भावनाओं को समझने के लिए हमें सामने खड़े होकर, यानी कि व्यक्ति के सामने खड़े होकर उसके होठों को पढ़ना चाहिए, यानी कि लिप रीडिंग करना चाहिए, ताकि क्या होगा, जो श्रवण बाधित व्यक्ति है आपके होठों और आपके फेशियल एक्सपीरियंस को समझ सके, फेशियल एक्सप्रेशन जो दे रहे हैं आप, मनोभावनाएं उस तक पहुंचा रहे हैं, आपके हाव भाव जो है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके बहुत आ सकते हैं, ऊंची आवाज में बोलना, ठीक है, संकेत द्वारा बोलना, या उसके कान पर जाकर बोलना, या जोर जोर से बोलना, लेकिन नहीं, व्यक्ति के जस्ट सामने आप फ्रंट में खड़े होंगे और उसके फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे, और जो दृष्टिबाधित व्यक्ति, श्रवण बाधित व्यक्ति है, वह आपके फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ेगा, लिप रीडिंग करेगा, ताकि क्या एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ सके और संप्रेक्षण कर सके। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं प्रश्न नंबर 10 है हमारा, श्रवण क्षति कितने प्रकार से हो सकती है। अभी क्या है, टाइप्स ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट आ गया, सबने पढ़ रखा होगा कौन कौन से प्रकार से हो रखी है। अगर हम यहाँ बात करें श्रवण क्षति, ठीक है, और बीमारी अलग होती है इसकी, लेकिन इसमें केवल क्षति पूछी है आपसे, तो कौन कौन सी है, हमने सभी ने पढ़ी है, संवेदीय तंत्री, ठीक है, दूसरा है हमारा संचालन, और हमारा है मिश्रित, ठीक है, संवेदी यानी कि सेंसरेबल, संचालन कंडक्टिव, और ये हो गया हमारा मिक्स, यानी कि संवेदी तंत्री भी, संचालन भी, मिश्रित भी। तो ये 3 प्रकार की है, तीनों अलग अलग देखने को भी मिल सकती है हमें, या तीनों एक साथ देखने को भी मिल सकती है। फिर कह रहे हैं प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, पहला दृष्टिबाधित विद्यार्थी जिसने कॉलेज डिग्री ली, यानी कि पहला दृष्टिबाधित विद्यार्थी कौन रहा होगा या रहा है जिसने कॉलेज डिग्री ली, ठीक है, कॉलेज डिग्री ली, तो वह है, विद्यार्थी है हेलेन केलर। आप ये नोट करते जाएं, लिखते जाएं एक जगह, हेलेन केलर, ठीक है, जिन्होंने क्या है, पहला दृष्टिबाधित विद्यार्थी है जिन्होंने पहली, यानी कि अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा विद्यार्थी दृष्टिबाधित है जिसने कॉलेज डिग्री ली, या पहला दृष्टिबाधित विद्यार्थी जिसने कॉलेज डिग्री ली, ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, इसमें लुईस ब्रेल भी आ सकते हैं क्योंकि दृष्टिबाधित से संबंधित है, लेकिन नहीं, जिन्होंने पहले कॉलेज डिग्री ली वे हेलेन केलर है, ठीक है दोस्तों, ये चीज नोट कर लें। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 12, एक अनुवांशिक, यहाँ पर डॉट डॉट यानी कि खाली स्थान है, एक अनुवांशिक रोग जो रेटिना को क्षतिग्रस्त कर देता है और दृष्टिबाधिता का कारण बन जाता है। तो ऐसा अनुवांशिक जेनेटिक कौन सा रोग है या कौन सी बीमारी है जिसके कारण क्या है, व्यक्ति क्षतिग्रस्तता हो जाती है व्यक्ति को, या दृष्टिबाधिता व्यक्ति बन जाता है, दृष्टिबाधित हो जाता है, ऐसा कौन सा अनुवांशिक रोग पूछा है उन्होंने जो रेटिना को भी क्षतिग्रस्त कर देता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, रेटिना को ऐसा अनुवांशिक रोग जो क्षतिग्रस्त, पहले तो हम ये देख लें कि रेटिना क्षतिग्रस्त क्यों हो जाती है। व्यक्ति की आंखों की जो कोशिकाएं हैं दोस्तों, वे कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण या उनकी मृत्यु होने के कारण पहले तो रेटिना क्षतिग्रस्त होती है। अब जब रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाती है तो व्यक्ति क्या है, दृष्टिबाधित हो जाता है, और दृष्टिबाधिता का कारण बनता है, तो वह रोग अनुवांशिक रोग है आपका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ठीक है, ये एक अनुवांशिक रोग है जिसमें क्या है, व्यक्ति की आंख की कोशिकाओं की मृत्यु होने के कारण या नष्ट होने के कारण रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाती है, रेटिना इंपेयर्ड हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति दृष्टिबाधित बन जाता है या दृष्टिबाधिता होने का कारण हो जाता है, बन जाता है, और वह रोग एक अनुवांशिक रोग है जो कहलाता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ठीक है, आप इसको लिख लें एक बार।
उसके बाद है दृष्टिबाधिता किस विकार के रूप में माना जाता है, यानी कि दृष्टिबाधिता किस विकार के रूप में माना गया है या किस विकार के रूप में माना जाता है। तो दृष्टिबाधिता दोस्तों बहुसंवेदीय विकार, बहुसंवेदीय विकार के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। संवेदीय विकार है या मिश्रित विकार है, कोशिकीय विकार है, ठीक है, रेटिना विकार है। तो क्या ये बहुसंवेदीय विकार के रूप में माना जाता है इसे। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, विकासात्मक अवधि क्या है। ठीक है, विकासात्मक अवधि क्या है। सब लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि विकास की अवधि क्या है या विकास कब प्रारंभ होता है कब खत्म होता है। तो विकास क्या है, गर्भावस्था से शुरू हो जाता है हमारा बच्चे का, ठीक है, लेकिन कब खत्म हो जाता है कुछ पता नहीं, जीवन प्रति चलता है, लेकिन उसकी एक अवधि होती है जब व्यक्ति में परिपूर्ण रूप से विकास हो जाता है, जिसे शारीरिक और मानसिक रूप से माना गया है, एक अवधि बताई गई है, वो है 0 से 18 वर्ष तक। ठीक है, अगर 18 वर्ष तक किसी भी रूप से अगर व्यक्ति की 18 वर्ष के बाद कोई भी मानसिक स्थिति होती है तो वह मानसिक रोग कहलाता है। ठीक है, मानसिक रोग कहलाएगा या मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता नहीं कहलाई जाएगी, वो बौद्धिक बीमारी या बौद्धिक रोग कहलाएगा। इसीलिए इसकी अवधि जो है गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष तक, जिसमें क्या होता है व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक संपूर्ण विकास और सभी विकास इसमें आ जाते हैं या विकसित हो जाते हैं। तो विकासात्मक अवधि हमारी क्या है 0 से 18 वर्ष। अवधि यहाँ पर काल भी लिख सकते हैं, विकासात्मक काल कितना है, ठीक है, लेकिन अवधि क्या है, बहुत ज्यादा प्रश्नों में हमें देखने को विकासात्मक अवधि शब्द देखने को मिलता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ है हमारा 15 लिखने की क्षमता क्या कहलाती है। तो लिखने की अक्षमता, जैसे कि दोस्तों ये लिखने की अक्षमता, जैसे अगर बात आई है कि कौन सी स्थिति में, हमने क्या पढ़ा है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के बारे में पढ़ा है, जिन बच्चों को सीखने में समस्या होती है। तो उनकी कई प्रकार से समस्या होती है। सीखने में समस्या ये नहीं कि वो सीख नहीं पा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी स्थितियां होती है। लिखने में समस्या या समझने में समस्या, या फिर हम बात करें बोलने में समस्या, ठीक है, किसी को सब्जेक्ट वाइज होती है, गणित की समस्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो लिखने की समस्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि लिखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है, तो लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाती है, डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया। फिर है प्रश्न नंबर 16 हमारा, अभिरक्षण यानी कि आईडी के किस वर्गीकरण में आता है। अभिरक्षण बौद्धिक अक्षमता जो है या बौद्धिक दिव्यांगता जो है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के किस वर्गीकरण में आता है। देखिए दोस्तों, बौद्धिक अक्षमता को हमने पढ़ा है, उसके बारे में उसका जो वर्गीकरण है चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, मनोवैज्ञानिक के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हमने शैक्षणिक लक्षणों के अनुसार, शैक्षणिक ये हमने जो करा है, तो उसमें आता है हमारा, पहले देख लेते हैं, अभिलक्षण आईडी के किस वर्गीकरण में आता है, यानी कि कौन से वर्गीकरण में आता है, तो वो आता है शैक्षणिक। कैसे? शैक्षणिक आता है जिसमें अभिरक्षण में, शैक्षणिक में हम अलग अलग बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों को वर्गीकृत करते हैं, जैसे EMR, ठीक है, इस तरीके से हमने किया था TMR, और फिर आ जाता हमारा कस्टोडियल यानी कि अभिरक्षण, ठीक। तो एजुकेशनल मेंटल रिटार्डेशन पढ़ा था हमने, ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन पढ़ा था, फिर एक था हमारा कस्टोडियल, जिसमें क्या है स्वयं देख रेख के बारे में हमने कस्टोडियल ग्रुप बनाया था इनके लिए, ठीक है। तो किसमें आता है, ये शैक्षणिक वर्गीकरण में आता है अभिरक्षण। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 हमारा, UDL शैक्षणिक ढांचा किसने बनाया। UDL क्या है दोस्तों, ये एक मॉडल है जिससे क्या है, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। एक तरीके से ये मॉडल है जिससे क्या है, बहुत ही आसानी से या बहुत ही अच्छे से स्मार्ट क्लास बनाई जा सकती है और अच्छी टेक्निकों से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ठीक है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग शैक्षणिक ढांचा किसने बनाया, तो ये बनाया है दोस्तों ब्लूम ने। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, आपको ये आपकी फुल फॉर्म भी आ सकती है कि यूनिवर्सल डिजाइन यानी कि UDL को विस्तार करें तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग
जो है इसका विस्तार है, एक्सप्लेन है या फिर इसकी फुल फॉर्म है, और इसको जो इसका ढांचा किसने बनाया है, ये प्रतिपादित कौन है इसके, तो प्रतिपादित है इसके ब्लूम। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 18 हमारा, किस स्थिति में मांसपेशियों पर नियंत्रण नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी शारीरिक स्थिति है, मांसपेशियां मतलब शारीरिक स्थिति आ गई, तो शारीरिक स्थिति हमारी है यहाँ पर, किस स्थिति में मांसपेशियों पर नियंत्रण नष्ट हो जाता है, तो वह है सीपी, यानी कि सेरेब्रल पालिसी, प्रमस्तिष्कीय पश्चाघात, जिसमें क्या होता है, मस्तिष्कीय दोनों भाग में असामान्यता होने के कारण व्यक्ति की मांसपेशियों पर नियंत्रण नष्ट या खत्म हो जाता है। फिर कह रहे हैं प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या है, थैलेसीमिया की पहचान किस आयु में की जा सकती है। थैलेसीमिया क्या है दोस्तों, आपने पढ़ा है थैलेसीमिया, मैंने आपको एक थ्योरी क्लास भी करी है अभी कुछ टाइम पहले। थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है, जो क्या है दोस्तों, इस रोग में क्या है, किससे संबंधित है, रक्त रोग से संबंधित है, जिसमें क्या है, हीमोग्लोबिन की असामान्यता उत्पादन के कारण होता है, और ये रोग आनुवांशिक रूप से होता है, जो कि बच्चों में क्या है, माता पिता द्वारा आनुवांशिक रूप से पाया जाता है या मिलता है उनको। और इसकी पहचान क्या है, किस आयु में की जा सकती है, तो ये होती है आपकी 3 माह, यानी कि जब बच्चा 3 माह का है तब उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है या पहचाना जा सकता है। थैलेसीमिया एक डिसेबिलिटी में ऐड किया गया है इसमें, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं डिटेल में थैलेसीमिया क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे आज हमने क्या 19 प्रश्न आपको पूरे कराए हैं, नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही कराते रहेंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ करना है दोस्तों। अगर आपको आइडिया अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।